हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, नो पर्सन कैन ऑपरेट अ फूड बिजनेस विदाउट। पूछा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना जो फूड बिजनेस चालू करना चाहता है तो वो ऑपरेट नहीं कर सकता। किसके बिना? तो लाइसेंस के बिना। अगर लाइसेंस नहीं लिया है तो अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 अगर उसने लाइसेंस नहीं लिया है तो वो फूड बिजनेस नहीं कर सकता है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्लियरली स्टेट्स दैट नो पर्सन शेल कमेंस और कैरी ऑन एनी फूड बिजनेस एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस। तो लाइसेंस के अंडर ही वो बिजनेस कर सकता है। और स्मॉल या पीटी फूड बिजनेस जो है मस्ट रजिस्टर एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 2। तो उसको सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to section 31 subsection 1, who is required to obtain a license under the FSS Act? तो यहाँ पूछा गया है कि जो सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में लाइसेंस की बात की गई है तो वो किसे लेना होगा, किसे ऑब्टेन करना जरूरी है। तो ये कोई भी पर्सन, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन एनी फूड बिजनेस, मतलब सिर्फ होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चर नहीं, यहाँ पे कोई भी बिजनेस जो फूड बिजनेस करना चाह रहा है, कोई भी व्यक्ति, उसे ये लाइसेंस लेना जरूरी है। Under section 31 subsection 1, no person can start or continue any food business without obtaining a license. This applies to all types of food business operator. तो जितने भी टाइप के बिजनेस ऑपरेटर है, फूड बिजनेस ऑपरेटर, उन पर ये लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ लाइसेंस कंपलसरी है और ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर पे ये लागू होगा। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 exempts which category from compulsory licensing but requiring registration। तो यहाँ पूछा गया है कि लाइसेंस से तो उसको एग्जम्पशन मिल गया है लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो ऐसा कौन सा मतलब कैटेगरी होगा बिजनेस करने वाला? तो यहाँ जो होगा वो पीटी मैन्युफैक्चरर और स्मॉल वेंडर, छोटे निर्माता और विक्रेता होंगे जिसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 2, पीटी मैन्युफैक्चरर्स, हॉकर्स, itinerant vendor, small scale units and cottage industries do not require a license but must register with the authority as per the regulation। तो छोटे निर्माता, फेरी वाले, घूमने वाले विक्रेता, छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस मस्ट बी मेड टू whom। तो जो एप्लीकेशन है लाइसेंस के लिए वो किसे करना होगा, आवेदन किसे दिया जाएगा? सेक्शन 331 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग तो ये डेजिग्नेटेड जो भी ऑफिसर होगा, जिसको डेजिग्नेट किया होगा इस काम के लिए, उसको देना होगा। सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 के अनुसार खाद्य व्यवसाय आरंभ करने का इच्छुक व्यक्ति नामित अधिकारी को आवश्यक दस्तावेज शुल्क सहित आवेदन देता है। तो states that a person who wants to start a food business must submit the license application to the designated officer with required documents and fees। है ना, तो यहाँ पे designated officer को यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 4, इफ अ लाइसेंस इज नॉट इशूड और रिजेक्टेड विद इन 2 months व्हाट हैपन। अब अगर 2 महीने के भीतर अगर लाइसेंस नहीं दिया गया है या रिजेक्ट कर दिया जाता है तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 में क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एप्लीकेंट कैन स्टार्ट बिजनेस, आवेदक व्यवसाय शुरू कर सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 प्रोवाइजो, इफ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर नीदर ग्रांट nor reject the license within 2 months, the applicant is allowed to start the food business. The officer may later issue an improvement notice if needed। ओके, ये क्वेश्चन में ये है कि अगर 2 महीने के भीतर लाइसेंस भी नहीं दिया है या फिर उसको अस्वीकार भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया है ना, ये नहीं पूछा है कि रिजेक्ट कर दिया गया, सॉरी यहाँ मेरी मिस्टेक हो गई समझने में। तो यहाँ पे ये पूछा है कि अगर अप्लाई किया है और 2 महीने के अंदर लाइसेंस इशू नहीं किया डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने, या फिर रिजेक्ट भी नहीं किया गया, मतलब उसमें कुछ इंफॉर्मेशन कुछ नहीं मिली आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, तो एप्लीकेंट क्या कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है।
तो यहाँ 2 महीने के अंतर्गत की लिमिट दी गई है कि उसके अंतर्गत उसको या तो लाइसेंस मिल जाना चाहिए या तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 के प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 6(7) व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग लाइसेंस फॉर मल्टीपल प्रीमाइसेस। अब अगर कई परिसर है तो उनके लिए लाइसेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो यहाँ पे सेपरेट लाइसेंस फॉर प्रीमाइसेस इन डिफरेंट एरिया, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना की बात कही गई है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 6 अ सिंगल लाइसेंस में कवर मल्टीपल एस्टेब्लिशमेंट ओनली इफ दे फॉल इन द सेम एरिया। तो एक लाइसेंस में वो सिर्फ एक क्षेत्र के भीतर कई प्रतिष्ठान, अगर एक क्षेत्र के अंतर्गत उनके कई स्टेब्लिशमेंट्स हैं तो वहां पे वो कवर हो सकता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में स्थित है उनके परिसर तो उनको अलग अलग लाइसेंस आवश्यक होंगे। ये सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 में बोला गया है। ठीक है, तो एक एरिया है उसी में बहुत सारे स्टेब्लिशमेंट है तो एक लाइसेंस के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन एरिया अलग अलग है तो वहां पे अलग अलग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। सेक्शन 31(6) में सेम एरिया सिंगल लाइसेंस, डिफरेंट एरिया सेपरेट लाइसेंस। चलिए नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 9 इफ अ रिन्यूअल एप्लीकेशन इज सबमिटेड बिफोर लाइसेंस एक्सपायरी व्हाट हैपेंड। यदि लाइसेंस की समाप्ति से पहले नवीनीकरण आवेदन किया जाए तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कर दिया गया है कि उसकी समाप्ति नहीं हुई है लाइसेंस की और रिन्यूअल के लिए आवेदन कर दिया है तो लाइसेंस कंटिन्यू टू बी वैलिड अंटिल डिसीजन इज मेट, तो निर्णय तक लाइसेंस वैध रहता है। सेक्शन 31 सबसेक्शन 9 में बोला गया है कि यदि नवीनीकरण का आवेदन समाप्ति से पहले किया गया तो निर्णय होने तक लाइसेंस वैध बना रहता है, मतलब लाइसेंस कंटिन्यू रहेगा तब तक। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 10 आफ्टर द डेथ ऑफ द लाइसेंस होल्डर फॉर हाउ लॉन्ग डज द लाइसेंस कंटिन्यू फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब अगर जिसको लाइसेंस दिया गया है लाइसेंस होल्डर की डेथ हो जाती है तो वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितने टाइम पीरियड के लिए ये लाइसेंस मिलेगा, ये पूछा गया है क्लॉज 10 के अकॉर्डिंग, सबसेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे उसको जो होगा 3 महीने के लिए उसको दिया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 31 सबसेक्शन 10(a) स्टेट दैट द लाइसेंस रिमेन्स वैलिड फॉर 3 months फ्रॉम द लाइसेंसेस डेथ और लॉन्गर इफ अलाउड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर अंडर सेक्शन 31(10)(b)। अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने परमिशन दे दी है, अवधि बढ़ा दी है, तो 3 महीने से ज्यादा के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। According to section 32 subsection 1 of the Act, what minimum period must be given to food business operator to comply with an improvement notice? अगर सुधार नोटिस का पालन करने के लिए खाद्य व्यवसायी को न्यूनतम कितने दिनों की अवधि दी जानी चाहिए। अगर कुछ सुधार करने के लिए ऑपरेटर को, जो बिजनेस ऑपरेटर है, उसको कोई नोटिस दिया गया है तो उसको कितने दिन के अंतर्गत वो सुधार कर लेना चाहिए, ये पूछा गया है। ये सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। तो 14 डेज जब उसे नोटिस दिया है वहां से 14 डेज के अंदर उसे सुधार कर लेना चाहिए। इसका हम वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1(d) सुधार नोटिस में खाद्य व्यवसायी को आवश्यक उपाय करने के एक उचित अवधि दी जानी चाहिए। न्यूनतम अवधि 14 दिन है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट नोटिस सर्व एज अ फॉर्मल वार्निंग, तो ये सुधार नोटिस जो एक औपचारिक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। पालन सुनिश्चित करने के उपाय करने होंगे, तो मेजर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर कंप्लायंस, तो यहाँ पर उसका कंप्लायंस हो तो उसके लिए यहाँ पे मेजर्स लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है What can happen if a food business operator fails to comply with an improvement notice under section 32 subsection 2? अब जो उसको improvement notice दिया गया है और वो उसको सुधार नहीं कर पाया, उसका कंप्लाई नहीं किया है, फेल हो गया है, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे जो होगा लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। लाइसेंस में भी सस्पेंडेड, लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 यदि खाद्य व्यवसायी सुधार नोटिस का पालन नहीं करता है तो उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम है। ठीक है, तो मतलब ये टेम्परेरी होगा
और अगर फिर भी कंटिन्यूस रहता है नॉन कंप्लायंस तो कैंसलेशन भी हो सकता है। सस्पेंशन इज टेम्परेरी, मे लीड टू कैंसलेशन इफ नॉन कंप्लायंस कंटिन्यूस। तो निलंबन अस्थायी, यदि पालन नहीं होता है तो रद्द भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the final appellate authority under section 32 subsection 4 of the act। तो यहाँ पे जो अपीलेट ऑथोरिटी है, अंतिम अपील प्राधिकारी कौन होगा? तो यहाँ जो अंतिम जो होगा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त है ना। तो यहाँ पे सेक्शन 32 सबसेक्शन 4, कोई भी व्यक्ति जो सुधार नोटिस, लाइसेंस रद्द या निलंबन से प्रभावित है वो खाद्य सुरक्षा आयुक्त के पास अपील कर सकता है। यह निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। तो यहाँ जो कमिश्नर का डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन होगा। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, व्हाट कैन द कोर्ट प्रोहिबिट्स आफ्टर कन्विक्शन इफ हेल्थ रिस्क एग्जिस्ट। अगर दोष सिद्धि के बाद यदि स्वास्थ्य का जोखिम है तो न्यायालय क्या निषेध कर सकता है? तो न्यायालय क्या कर सकता है? यूज ऑफ प्रोसेस उसको रोक सकता है, यूज ऑफ प्रीमाइसेस और इक्विपमेंट ये भी, इसको भी यहाँ पे भी मतलब प्रिवेंट कर सकता है ना, मना कर सकता है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध में भागीदारी, मतलब प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है, यूज ऑफ प्रीमाइसेस कर सकता है, या इक्विपमेंट का यूज कर सकता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर सकता है, मतलब ऑल ऑफ द अबोव। सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 एंड 2, न्यायालय निम्नलिखित निषेध लगा सकता है। प्रक्रिया या उपचार का उपयोग, परिसर या उपकरण का उपयोग और प्रबंधन में भागीदारी यदि आवश्यक हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिशन क्यों लगाया गया? इज टू प्रिवेंट फर्दर पब्लिक हेल्थ रिस्क। तो पब्लिक हेल्थ रिस्क को बचाने के लिए यहाँ पे प्रिवेंशन मतलब प्रोहिबिशन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर नोइंगली कॉन्ट्रावेनिंग अ प्रोहिबिशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 33 सबसेक्शन 3। अब अगर जो ऐसा ऑर्डर दिया गया है, प्रोहिबिशन ऑर्डर दिया गया है और उसका जानबूझकर उस वायलेशन किया जा रहा है तो कितना फाइन देना होगा? तो यहाँ जो फाइन होगा वो 3 लाख होगा, 3 लाख रुपीस फाइन होगा। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो जानबूझकर निषेध आदेश का उल्लंघन करता है, अधिकतम जुर्माना 3 लाख तक हो सकता है। ऑफन इज कॉग्निजेबल एंड पनिशेबल टू इंश्योर कंप्लायंस। तो यहाँ जो अपराध का उल्लंघन है वो मतलब ये कॉग्निजेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 1, हु इशू एन इमरजेंसी प्रोहिबिशन नोटिस व्हेन अ हेल्थ रिस्क कंडीशन एग्जिस्ट। तो कौन यहाँ पे आपातकालीन निषेध नोटिस जारी कर सकता है ना? अगर स्वास्थ्य जोखिम की स्थिति है तो यहाँ पर अगर इमरजेंसी में आपातकालीन में प्रोहिबिशन नोटिस लाना है तो कौन ला सकता है? तो यहाँ पे जो है डेजिग्नेटेड ऑफिसर ला सकता है। Under section 34 subsection 1, designated officer is empowered to issue an emergency prohibition notice when he is satisfied that a health risk condition exists. After issuing the notice, he applies to the commissioner of food safety for an emergency prohibition order. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इमरजेंसी में है तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर लगा सकता है ना, नोटिस जारी कर सकता है और बाद में वो क्या कर सकता है, जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त है उसके पास आवेदन कर सकता है, आवेदन करेगा। अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 2, विच अथॉरिटी इम्पोजेज द इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। तो आपातकालीन निषेध आदेश कौन जारी करता है? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त जो है वो यहाँ पे आपातकालीन कमिश्नर मतलब ये इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 में लगाएगा। अब यहाँ पे ये कि जो 34 सबसेक्शन 1 में डेजिग्नेटेड ऑफिसर बोला गया कि अगर ऐसी स्थिति दिख रही है कि इमरजेंसी प्रोहिबिशन नोटिस की ज़रूरत है तो वो लगा सकता है और फिर बाद में वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को आवेदन करेगा, ठीक है। और 34 सबसेक्शन 2 की जो सबसेक्शन है उसमें यहाँ पर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी यहाँ पर वो इमरजेंसी नोटिस लाएगा। चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धारा 34(2) के तहत यदि खाद्य सुरक्षा आयुक्त संतुष्ट होता है कि स्वास्थ्य जोखिम की स्थिति मौजूद है, तब वही आपातकालीन निषेध आदेश जारी करता है। What is the maximum punishment for knowingly violating an emergency prohibition order अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 4? जो अब इमरजेंसी ऑर्डर जो लगा है उसका वायलेशन कर रहा है नोइंगली, तो फिर कितना यहाँ पे पनिशमेंट है? तो यहाँ पे 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड 2 लाख फाइन। और अगर जो प्रोहिबिशन ऑर्डर है जो सिंपल जो 30 सबसेक्शन 1 के अंडर में है, तो वहाँ 3 लाख रुपए तक की मैक्सिमम पेनल्टी है। ठीक है, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है 2 साल का और 2 लाख का फाइन है। तो सेक्शन 34 सबसेक्शन 4 provides that knowingly contravening an emergency prohibition order is punishable with imprisonment up to 2 years and fine up to 2 lakh। तो यहाँ पे मैक्सिमम ये लिमिट है कि 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है मैक्सिमम, और 2 लाख रुपीस का अप टू जो है फाइन होगा। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 35 हु मे रिक्वायर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू रिपोर्ट फूड पॉइजनिंग केसेस। तो चिकित्सकों को खाद्य विषाक्तता के मामलों की रिपोर्ट करने का आदेश कौन दे सकता है? तो यहाँ पे जो ऐसे रिपोर्ट करने का आदेश जो होगा वो फूड अथॉरिटी दे सकता है। धारा 35 के अनुसार खाद्य प्राधिकरण पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनरों को सभी खाद्य विषाक्तता के मामले रिपोर्ट करने के लिए बाध्य कर सकता है। तो यहाँ फूड अथॉरिटी क्या बोल सकती है? वो रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनको बोलेंगी कि अगर कोई फूड पॉइजनिंग के केस आते हैं तो वो उनको रिपोर्ट किया जाए अंडर सेक्शन 35। नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 हु अपॉइंट्स अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट कौन कर सकता है? तो इसको कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट्स अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर स्पेसिफिक एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 मैंडेट्स हाउ मेनी डेजिग्नेटेड ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट जो है जिले में कितने नामित अधिकारी होंगे? तो हर एक में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा। तो सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 क्लियरली स्टेट देयर शैल बी अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 हु अपॉइंट्स फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा? तो उसे भी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी खाद्य सुरक्षा आयुक्त ही अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पे जो दिया है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट्स फूड सेफ्टी ऑफिसर। अंडर सेक्शन 38 सब सेक्शन 1 when an article is kept in safe custody of FBO what may the FSO requires। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब वस्तु एफबीओ की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाती है तब एफएसओ क्या मांग सकता है? फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या मांग सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड इक्वल टू वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। तो वस्तु के मूल्य के बराबर बॉन्ड भरने का बोल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो सेक्शन 38 सबसेक्शन प्रोवाइजो अलाउ द एफएसओ to require the FBO to execute a bond equal to the value of the article with sureties। तो यहाँ पे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो क्या बोल सकता है फूड बिजनेस ऑपरेटर को कि अगर उसके सुरक्षा में कोई वस्तु है तो बोल सकता है कि वो बॉन्ड भरे उस आर्टिकल के मूल्य के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 विच लॉज प्रोविजन मस्ट एफएसओ अलाउड ड्यूरिंग सर्च एंड इंस्पेक्शन। तो जो सर्च और इंस्पेक्शन तलाशी और निरीक्षण होगा उस समय किन मतलब एक्ट के प्रावधान लागू किए जाएंगे? तो ये सीआरपीसी के जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो प्रोसीजर दिए वो फॉलो होगा। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 9 हु हैज द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द अडल्टरेंट फाउंड वाज नॉट मीन्ड फॉर अडल्ट्रेशन। तो जब मिलावटी पदार्थ पाया जाता है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है कि वो मिलावट के लिए नहीं था? तो ये जो जिम्मेदारी होगी वो होगी फूड बिजनेस ऑपरेटर की।
उसे यहाँ पे साबित करना होगा कि एडल्टरेशन के लिए नहीं था। सेक्शन 38 सबसेक्शन 9 places the burden on the person from whose possession the adulterant was seized। तो जो मिलावटी पदार्थ मिला गया जिसके कब्जे में से, उसी को यहाँ पर प्रूफ करना होगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 39 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट अ फूड सेफ्टी ऑफिसर इज लाइबल फॉर पेनल्टी इफ ही। तो इस एक्ट के तहत जो सुरक्षा अधिकारी है वो दंडनीय होगा यदि वो सीज फूड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, अगर उसने बिना उचित कारण के ही खाद्य पदार्थ जब्त कर लिया है, और कमिट्स एनी एक्ट कॉजिंग इंजुरी विदाउट नेसेसिटी, बिना आवश्यकता किसी को हानि पहुंचाता है। तो इन दोनों ही केस में फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है उसे यहाँ पे पेनल्टी के लिए वो लाइबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 39 सबसेक्शन ए एंड बी में स्टेट दैट अ फूड सेफ्टी ऑफिसर इज लाइबल इफ he seizes any article vexatiously and without reasonable ground, बिना उचित आधार के दुर्भावना से जब्ती करता है। He commits any act causing injury to a person without reason to believe it was necessary। तो अगर वो ऐसा करता है तो पेनल्टी कैन एक्सटेंड टू 1 लाख, तो 1 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ऑफिसर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ ओनली, उसको जो प्रोटेक्शन दी जाएगी कभी दी जाएगी जब वो गुड फेथ में काम कर रहा है। मिसयूज ऑफ पावर इज पनिशेबल है। और फॉल्स कंप्लेन अगेंस्ट एफएसओ, तो अगर एफएसओ के अगेंस्ट में अगर फॉल्स कंप्लेंट की गई तो फाइन 50,000 टू 1 लाख हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।